बीजेपी और वो समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे किसी गाड़ी बिगड़ती है तो सिर्फ पब्लिक को बुलाकर अपनी गाड़ी को धक्का मरवाती है ना, उसी तरह समाजवादी मुसलमानों को बुलाकर सिर्फ इस्तेमाल करना चाहती है। 35 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ और मेरी उम्र तकरीबन 20 साल है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। इस वक्त आज़मगढ़ खंडवारी गांव में मौजूद है और गांव का बीचों बीच का इलाका है। यहाँ पे ठंडी का मौसम ज़्यादा हो गया है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ हमारी बैठी होगी, कहीं की ट्रैवल बहुत ज़्यादा है। और ठंडी में सबसे ज़्यादा मज़ा है एक आग लगी हो और वहाँ बैठ के किनारे लोग बैठ के तापे उपे, तो जिसमें बात करने में अलग मज़ा आती है, जो पंचायत होती है। आप देख पा रहे हैं पीछे देसी हुक्का चल रहा था और जो बातचीत करने के लिए हमारी सबसे बढ़िया जगह अगर खंडवारी गांव में थी तो यही थी। सबसे पहले आपका नाम? मोहम्मद वकास जावेद। वकास, बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। तो वकास भाई द्वारा हमें बुलाया गया यहाँ पे और इन्होंने बुलाया, हमने 9 बजे का टाइम दिया था, हालांकि हम थोड़ा सा लेट पहुँचे, इसलिए जो बाकी की पब्लिक थी वो जा चुकी है, लेकिन इतने लोग हैं, बात करेंगे, शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वकास भाई, सबसे बड़ी बात क्या है, क्यों हमें बुलाया गया यहाँ पे? इसलिए बुलाया गया है कि मैं चाहता हूँ कि खंडवारी का आवाम जो है जी, वो अपनी बात आपके सामने रख सकें जी। तो मैं बता दूँ, हम लोग ये बताना चाहते हैं, जो एक गठबंधन बना हुआ है अखिलेश यादव के द्वारा जी, वो उसका नाम हम लोग ठग गठबंधन दे दिए। अच्छा। क्योंकि बिल्कुल हम देख रहे हैं कि हमें ठगा जा रहा है। हाँ। क्योंकि जिन 9 पार्टियों से गठबंधन हुआ है उनका जी, तो वो 9 पार्टी मिलाकर भी वो 17.5% वोट पा रहे हैं। हाँ। और किसी भी पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए यूपी में कम से कम 28 से 30% वोट चाहिए। अच्छा। तो इसका मतलब है कि अखिलेश यादव सोचते हैं जी कि मुसलमान का वोट उन्हें मिल जाएगा, लेकिन वो अंधेरे में बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। अच्छा। और हमेशा से उनको मुसलमानों को ठगा गया है। और आप देख रहे हैं कि कुछ हमारे नौजवान हैं जो कह रहे हैं कि अखिलेश भैया तेरे पे जवानी कुर्बान। तो उनको सोचना चाहिए, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी समाजवादी के लिए दे दिया जी। और मुलायम सिंह यादव के साथ जिन्होंने पूरी मेहनत की समाजवादी को खड़ी करने के लिए, जनाब आज़म खान साहब, उनका क्या हाल हुआ। आज सलाखों के पीछे बंद हैं। कोई उनको पूछ रहा है उनका परेशान हाल है? कोई है नहीं है, क्योंकि हमें ऐसे ही छोड़ देते वो जी। पहले इस्तेमाल करते हैं, जब हम कोई काम के नहीं रह जाते हैं तो हमें उठाकर फेंक दिया जाता है रद्दी की तरह। तो हम चाहते हैं कि हमारी एक क़यादत खड़ी हो। और आप देख रहे हैं कि यूपी में माशाल्लाह से 3 मुसलमान पार्टियां काम कर रही हैं जी। जो पूरे हिंदुस्तान में जो यूपी में 3 बड़ी पार्टियां काम कर रही है, पूरी हिंदुस्तान में 5 बड़ी पार्टियों में नाम आता है। ये 3 बड़ी पार्टियां कौन सी? जो एक तो ये MIM आ गई। जी, MIM है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है, पीस पार्टी है। अच्छा, पीस पार्टी। जी। तो इनको गठबंधन में क्यों नहीं लिया जा रहा है? आप जानते क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि आने वाले वक्त में यूपी में कुछ ऐसी सीटें हैं जो जिस पर मुसलमान अच्छा खासा वो ताकत रखता है किसी भी कैंडिडेट को हराने और जिताने का। तो ये लोग सोचते हैं कि अगर मैं आज गठबंधन में ले लूँगा तो फौरी तौर पर तो फ़ायदा है अखिलेश यादव का, समाजवादी का, लेकिन आने वाले समय में फिर मुसलमान उस पर अपना हक मांगने लगेगा, जो ये चाहते नहीं। अच्छा। तो मैं आपको बता दूं, यूपी में 160 सीट ऐसी है जिस पर मुसलमान ताकत रखता है किसी भी कैंडिडेट 160 सीट ऐसी है जिस पर अगर मुसलमान कैंडिडेट हो किसी भी पार्टी से, और उस पार्टी का जो वोट होता है, यानी अगर समाजवादी पार्टी है उसके साथ अखिलेश यादव का यादव वोट है और बहुजन समाज पार्टी उसके साथ दलित वोट है, तो अगर थोड़ा सा भी इशारा कर दे वो उनका वोट तो मुसलमान निकल जाएगा। 140 सीट है जी। लेकिन आप देखते हैं 2017 में जब इलेक्शन होता है तो उस 140 सीट पर 106 सीट पर बीजेपी कामयाब होती है। जी। आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, मीडिया से जुड़े हुए हैं, निकाल लीजिएगा। मैं ये जी 106 सीटों पर बीजेपी कामयाब होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनको जो वो वोट है, जो पार्टियों का वोट है, वो नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? मैं अभी आपको बता दूं, मैं अभी दीदारगंज क्षेत्र है ना, तो उसी क्षेत्र में एक जहाँ बैठा हुआ था, यादव बहुमूल वो क्या बोलते हैं अक्सरियत में जहाँ यादव हैं वहाँ मैं बैठा हुआ था। तो बात हो रही थी, तो वो लोग बात कर रहे थे आपस में, मेरा ख्याल नहीं कि मैं आगे बैठा हुआ था, तो लोग बात कर रहे थे, तो बता रहे थे कि मतलब आपस में कह रहे थे अगर यहाँ से किसी मुसलमान को वो सीट मिल गई तो हम लोग किसी दूसरे को वोट दे देंगे,
मुसलमान को वोट नहीं देंगे। तो सब ये क्या है? हम तो ये नहीं कैंडिडेट नहीं देखते ना कौन है, हम पार्टी देखकर हमारे भाई वोट देते हैं ना। तो इंशाल्लाह आने वाले समय में 2022 में जो इलेक्शन आने वाला है, हम लोग बहुत अच्छी तरह बताएंगे कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। और 10 मार्च को देखिएगा, इनकी जो उड़ रहे हैं ना कि मुसलमानों से बात नहीं करेंगे, और क्या कहते हैं कि अवैसी के बारे में अभी गोंडा में एक वो हो रही थी, एक पत्रकार उनसे वो ले रही थी, इंटरव्यू ले रही थी। तो उनसे पूछा कि आप अवैसी से गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बड़े घमंड से कह रहे हैं कि आप इनके बारे में मत बात करिए। क्यों नहीं करें भाई? 20% तो है ना हम। तो आने वाले समय में इंशाल्लाह जब जवाब। ज़रूरत नहीं है तो बात क्यों करेंगे? क्यों ज़रूरत नहीं भाई? हाँ। हमारा वोट चाहिए और ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जब अखिलेश यादव जीते थे, मुख्यमंत्री जब बने थे, तो उनको तो कोई और किसी की मदद नहीं हुई थी इसी उत्तर प्रदेश में। तो वही तो खेल खेला जा रहा हमारे साथ। तो हमें हमारा इस्तेमाल किया जा रहा, हमारी ओर से हुकूमत बना रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जब 2014 में हुकूमत बनी थी, 12 में 14 में तो हुकूमत बनी थी, तो 22 लाल बत्ती उनके घर में थी। हाँ भाई, हमारा वोट हमको क्यों नहीं दी जा रही है? आप सिर्फ आप ही लाल बत्ती लेकर घूमोगे, हमारा कुछ नहीं हक है। और क्या कहते हैं आप, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, एक बात बता दूँ, इतनी बेला इस वक्त जो सबसे बड़ी दुनिया में राजनीति अगर कोई ख़ानदान है तो अखिलेश यादव की है। अच्छा। वही समाजवादी की है। तो ये सब क्या है? जितना पद अपने पास रखो, हमारा कुछ नहीं। हम हालांकि समाजवादी के पीछे हमारे मुसलमान भाइयों ने वक्त दिया, पैसा दिया, यानी जानो माल जिसे कहते हैं, सब कुछ कुर्बान कर दिया। और आखिर में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो इस वक्त क्या ऐसा कहा जा सकता है कि मुसलमान अब अपने पैरों पे खड़ा होकर अपनी खुद की पार्टी का आगाज़ करेगा? हो गया। अच्छा, हो गया है क्या भाई? अब 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला है ना, आप देखिएगा। तो उसमें किस चीज़ का जश्न मनाया जाएगा कि 10 मार्च को आपके हिसाब से कौन क्या मारेगा बाजी? मैं तो चाहता हूँ कि बीजेपी फिर आए। अच्छा। और अखिलेश यादव और ये जो बहन कुमार मायावती जी हैं, डब्बा में चली जाएं। बिल्कुल। हाँ, हमें देखिए समर्थन कहीं ना कहीं MIM कर रहे हैं। नहीं, गलत बात है। मैं मुसलमान पार्टी को कर रहा हूँ। हालांकि देखा जाए तो मैं एक अभी किसी पार्टी को नहीं कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों को तो क्लेम असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे आजमगढ़ में अगर कोई पार्टी इस वक्त है तो वो उलमा कौंसिल है, जो ज़मीनी सतह पर काम कर रही है। और कोई भी वक्त ज़रूरत पड़ती है तो वो ये नहीं देखती किस पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं। 3 बजे आप फ़ोन करिए, तब भी वो हाजिर हो जाती है। अच्छा, क्या मुसलमान करते रहते हैं, जबकि खुद एक मुसलमान पार्टी दूसरे मुसलमान पार्टी के गठबंधन नहीं करती? फिर ये ढोकला गाया जाता है कि हम मुसलमान, तुम मुसलमान, भाई। तो फिर ये क्यों गाया जाता है, मुझे बताएं आप। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, तो आपको पता होगा पीस पार्टी और उलमा काउंसिल का एक गठबंधन बना है, यूडीए करके। तो मैं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस। जी। तो मैं चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब से कहना चाहता हूं कि आप भी आइए, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मीर इरशादी साहब बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द तीनों पार्टियाँ एक साथ आ रही हैं। मैंने सुना है काफ़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष के, RUC के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खैरेवा में बता रहे थे कि जब उन्होंने काफ़ी चिट्ठियां भेजी हैं, काफ़ी ख़त भेजे हैं, लेकिन MIM की तरफ से ना तो कोई रिप्लाई आता है, ना ही कुछ। तो ऐसे में क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि ना तो कुछ उम्मीद है कि वहाँ से कोई रिप्लाई आने वाला है, ना तो कोई ऐसी खबर आ रही है कि गठबंधन होगा, कुछ भी नहीं? नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाला है। आप देखेंगे इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ इंशाल्लाह हमारी बात सुनी जाएगी बहुत जल्द। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और बात चल रही, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। अच्छा, एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह बहुत बातचीत चल रही है? जी। आपको कैसे पता चला इतने अंदर की बात? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले आजमगढ़ न्यूज़ पर वो बता रहे थे, नूरुल हुदा साहब, कि इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। अच्छा। जी। तो उम्मीद लगाई जा सकती है। जी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुसलमान अब ये समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के उसमें झांसे में ना आए।
जब आप मुसलमान करते हैं, चलिए आप गठबंधन मत करिए मुसलमान पार्टी से, ठीक है, मैं मानता हूँ, मत करिए, आपका नुकसान हो रहा है। अब कहा जा रहा है कि अगर मुसलमान पार्टी से गठबंधन कर लेंगे तो फिर मुसलमान और हिंदू हो जाएगा, तो मत करिए ना। लेकिन आप जब से बीजेपी समाजवादी पार्टी बनी हुई है तो मुसलमान अगर 20% है तो उसका 80 सीट पर हक बनता है जी। हैं, तो आप देखते हैं कि 40 से 50, 50 से 60 सीट से ज़्यादा हमें नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोचते हैं कुछ, तब ना इतना दी जाती है। इतनी बड़ी पार्टी को अगर चला रहे हैं तो वो कुछ जाहिर है सोच के करते होंगे। सही बात तो यही है कि हमें वो पीछे ढकेलना चाहते हैं। अच्छा, बिल्कुल, हमें बस मतलब अखिलेश यादव मुसलमानों को पीछे ढकेलना चाहते हैं। हमारे खैर का है ही नहीं वो, हाँ। हमारे खैर का ही नहीं। बीजेपी और वो समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, आप जब भी देखेंगे कि बीजेपी का गिराव गिरता है तो समाजवादी का गिराव बढ़ता है, और जब समाजवादी का गिराव गिरता है तो उसका गिराव बढ़ता है, बीजेपी का बढ़ता है। इसका मतलब कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा। कभी ये तो कभी ये। और 35 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ, और मेरी उम्र तकरीबन 20 साल है। 20 साल से 35 साल से कैसे सुन रहे हैं जब उम्र 20 साल की है? नहीं तो मैं मतलब 35 साल पहले की बातें सुन रहे हैं। हाँ, ऐसा कहिए। हाँ, सुन रहा हूँ कि ये कभी सपा, कभी बसपा, कभी कांग्रेस, मतलब हमको फुटबॉल बना लिए हैं। 5 साल इस्तेमाल किए और मारकर फेंक दिए, फिर 5 साल इस्तेमाल किए, मारकर फेंक तो दिए। आप अपने आप को फुटबॉल बनाए ही कहा है कि वो आपको पैर अब इंशाल्लाह वक्त आ गया है, तो अब की बताएंगे ना। अच्छा। तो अब की बताएंगे ना क्या हो रहा है, इंशाल्लाह बताएंगे। अब की 10 मार्च को देखिएगा आप क्या होने वाला है। ये 10 मार्च जी। अच्छा, आप आपको एक और बात बता दूं कि 2017 में ना योगी साहब बैठे हैं, 2017 से पहले यूपी में ये लोग मुसलमान नाम की बिल्ली पाल बैठे थे। अच्छा। पाले थे कि मतलब मुसलमान पार्टियों को मत वोट दीजिए, नहीं तो बीजेपी नाम की बिल्ली आ जाएगी। बीजेपी नाम की बिल्ली, बहुत परेशान थी बीजेपी। तो बीजेपी ने भी मुसलमान नाम का शेर पाल लिया। अच्छा। कि अब मतलब जो उनके वोटर थे तो पूरा वो मतलब एक वो चलाया कि मुसलमान आ जाएगा। ये जो पार्टियां उसमें आती हैं, सत्ता में आती हैं, ये समाजवादी और बसपा, ये मुसलमानों के साथ रहती हैं, तो उन्होंने मुसलमान नाम का शेर पाल लिया और खुद हुकूमत में आ गई। मतलब चारों तरफ से हमें घेरा जा रहा है। अच्छा। तो कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो इंशाल्लाह अब हम अपनी क़यादत खुद खड़ी करेंगे, जो MIM है, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल, पीस पार्टी, और अब खुलकर हम मुसलमान उसका साथ देंगे। अच्छा, चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए वखास भाई, और आपने हमें बुलाया इसके लिए बहुत शुक्रिया। और आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकल कर आया। और मैं अहले खंडवारी की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ, और आपका अहले खंडवारी की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका भी। और हमारा तो काम ही यही है कि लोगों से बातचीत करना। अगर आप भी देख रहे हैं, बुलाना चाह रहे हैं, तो सिर्फ स्क्रीन के जो नंबर दिया जा रहा है उस पर आप एक फ़ोन कीजिए, हम ही उठाएँगे, हमसे बातचीत कीजिए। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद हसन मेरा नाम है। हसन, कहाँ के रहने वाले हैं? खंडवारी। अच्छा, इसी गाँव के ही रहने वाले? जी जी। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पे बैठे थे जो गांव के अलग थे? नहीं, यहीं के रहने वाले थे। अच्छा, सब यहीं के थे। अच्छा, ये बताएं, आप 2017 का जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें आप पहले बताएं ये कि आप सपोर्ट किस पार्टी को करना चाह रहे हैं, या कौन सी पार्टी आपके हिसाब से आए? मैं तो अपने हिसाब से MIM को सपोर्ट करना चाहता हूँ। अच्छा। लेकिन कुछ बुढ़े लोग अभी बचे हैं जो सपा की गाड़ी को धक्का मारने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो बिना मुसलमान के अपनी गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा। मगर अब नौजवान धक्का नहीं देंगे, इंशाल्लाह बूढ़े भी उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं करवा पाएंगे सपा की। 2022 में इंशाल्लाह आपकी नौजवान 2022 में MIM को वोट देगा। ये क्या हवा चली है कि जो जितने नौजवान हैं वो सब के सब MIM पे जा रहे हैं? ये क्या हवा चली है इस वक्त? हवा कुछ नहीं चली है, नौजवान है, नई सोच है। अभी उनका दिमाग सही चल रहा है। बूढ़े लोग बुढ़ा गए, उनका दिमाग चल नहीं रहा है। अच्छा, तो इसलिए वो समाजवादी पे जा रहे हैं? समाजवादी पे जा रहे हैं। मगर अब की जो नौजवान हैं, इंशाल्लाह अपने घर के बूढ़ों को भी समझाएंगे, बुझाएंगे कि उनकी गाड़ी को धक्का मत मारिए, क्योंकि वो सिर्फ मुसलमान को, जैसे किसी गाड़ी बिगड़ती है तो वो सिर्फ पब्लिक को बुलाकर अपनी गाड़ी को धक्का मरवाती है ना, उसी तरह समाजवादी मुसलमानों को बुलाकर सिर्फ इस्तेमाल करना चाहती है, कि बस अपनी गाड़ी स्टार्ट करना चाहती है। आखिर में ये होगा, अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाएंगे, मुसलमान को उसी तरह छोड़ देंगे, सिर्फ दावा करते हैं। तो इसीलिए नौजवान अब की सब समझ गए हैं, उनको नहीं। MIM को वोट देने का क्या फ़ायदा है, या क्या कुछ फ़ायदा मिलता है अगर MIM का साथ देते हैं आप लोग? तो
MIM को साथ देने की वजह ये है कि वो हक बोलता है। अच्छा, अब बोलते हैं बस इसीलिए करेंगे नहीं तब? करेंगे क्यों नहीं, जब उनकी सरकार बनेगी करेंगे। अभी तो वो आ रहे हैं, अपना संदेश और मैसेज दे रहे हैं पब्लिक को, मगर कुछ बुढ़े अभी समझ नहीं रहे हैं। सिर्फ उन्हीं को समझाना है। नौजवान तो समझ गए हैं। अच्छा, नौजवान बिल्कुल समझ गए हैं। तो ये बुढ़ों में काफ़ी लोग आते हैं। और एक बात बताएं, चलें, आप समाजवादी पार्टी के निज़ामाबाद विधायक जो हैं, निज़ामाबाद विधानसभा से जो विधायक हैं वो भी काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, तो मैं ये बात करना चाहूँगा, वो 4 बार से विधानसभा को संभाले हुए हैं, तो क्या कुछ कहना है कि काम कितना हुआ है? क्योंकि अभी ये विधानसभा का इलेक्शन है, तो क्या कुछ सोचते हैं इस पे कि कितना काम हुआ है, क्या कुछ प्रोसेस है? वो तो जो पुराने विधायक आलम बदी वो तो ठीक हैं। हाँ। फिर भी अब की बार हम लोग नहीं चाहते। समाजवादी को जब चाहते नहीं है तो चाहे समाजवादी को ही नहीं चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अच्छा। तो फिर क्या कुछ अच्छा, कहने क्यों नहीं चाहते? जबकि MIM की तरह ही तो समाजवादी पार्टी कहती है कि मुसलमानों के हमराह हैं हम, हुक्मरां हैं हम, और उनके रहनुमा हैं हम, खैरख्वाह हैं हम तो पहले बता दिए, रहनुमा नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ वो धक्का मुसलमान से मरवाती है अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। बस वो तो मैं पहले बता दिया। अब बार बार आप वही पूछ रहे हैं। आपकी नहीं, हम धक्का मारेंगे। बहुत मार चुके हैं। क्या बात है, क्यों नहीं मारेंगे? मैं यही जानना चाहूँगा कि गाड़ी को क्यों धक्का नहीं मारेंगे, क्या बातें हैं? आखिर एक वजह तो होगी। वजह यही कि हम अपनी, अगर वजह नहीं होती, वो इतनी पार्टियों से गठबंधन किए हैं, मुसलमान को कुछ नहीं समझा इसीलिए नहीं किए ना। हाँ। कर लेते तो मुसलमान उनके साथ होते। अगर नहीं समझते तो मुसलमानों को अपनी जो सीट है वो देते नहीं? दे आना थे, उनके अंदर मुसलमानों की वैल्यू नहीं है। अच्छा। सिर्फ वो धक्का मरवाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। अगर वैल्यू होती तो गठबंधन मुसलमान की पार्टी से करते ना। वैल्यू नहीं है, सिर्फ वो बस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बताएं, अगर ऐसा कह रहे हैं कि आप मुसलमान की पार्टी से धक्का मरवाने की ज़रूरत है उनको, मतलब मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है समाजवादी पार्टी को, तो हाल ही में चंद्रशेखर आज़ाद का एक ये भीम पार्टी के जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी को दलितों की ज़रूरत नहीं है, जबकि 6 महीने से बातचीत चल रही थी लगातार कि गठबंधन हो जाए, लेकिन आखिर में निकलते हैं कि समाजवादी पार्टी को दलितों की ज़रूरत नहीं है। क्या ऐसे सोचा जा सकता है कि जितना मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है समाजवादी को, उतना दलितों की भी नहीं है? अब इतना तो मैं नहीं जानता, राजनीति में भी इतना नहीं घुसा हूँ। सिर्फ मैं एक संदेश और मैसेज देने की कोशिश कर रहा था MIM की तरफ से। अच्छा। कि बस वो बूढ़े जो अभी बचे हैं उन्हीं को सुधारना है, क्योंकि अभी मैं राजनीति में नहीं घुसा हूँ। सिर्फ एक अपने नौजवान और जो अधेड़ उम्र के हैं, बूढ़े ज़ईफ़, उन्हीं को मैसेज देना, संदेश देना था कि आप सुधर जाएं, अब उनकी गाड़ी पे धक्का नहीं मारें। बस यही। अब मैं राजनीति में नहीं अभी घुसा हूँ। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। क्या नाम है सर आपका? ज़ीशान खान। ज़ीशान खान, आप भी यहीं के? जी यहीं के। अच्छा, क्या करते हैं ज़ीशान भी आप? जी मैं टीचर हूँ बराबर। अच्छा, कहाँ पे? इकरा पब्लिक स्कूल। मुंडियार? नहीं, ये सराय में इकरा पब्लिक सेंट स्कूल। जेवियर्स के जो बगल में है। अच्छा, शायद हमारा पहला स्कूल था वो। तो मुंडियार में रहा होगा आपका? नहीं नहीं, यही था अच्छा। जब ये स्कूल शेरवा नहर पे था। बहरहाल हमारी बातें छोड़िए, आप ये बताइए, इस वक्त प्राइवेट टीचरों की जो हालत है कोरोना और ओमिक्रॉन की वजह से बड़ी ही खस्ता हालत हो गई है, तो क्या कुछ कैसे गुजारा हो रहा है पूरा बताएं पहले आप, तो क्योंकि पढ़े लिखे हैं, आप अपने नज़रिए से देखते हैं और कहीं ना कहीं आप हमारे उस्ताद भी हैं। जी, प्राइवेट टीचर की जहाँ तक बात कर रहा हूँ कि प्राइवेट टीचर की जो बर वक्त जो इस वक्त इस पेंडेमिक में जो हाल हुई है वो बहुत काफ़ी खस्ता है। क्योंकि जो बच्चे हैं, स्कूल की जो पढ़ाइयाँ हैं वो अभी रद्द हो रही हैं। अभी फ़िलहाल ये देखिए, कल आज स्कूल खुलना था, लेकिन ये ओमिक्रॉन या फिर कोरोना की वजह से फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है, जो कि 23 तारीख को हो गया। फिर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस से जो बच्चों को फ़ायदा मिलना चाहिए वो ऑफलाइन से बहुत ही कम मिल रहा है। अच्छा। और उसके बाद भी वो प्रेशर भी होता है कि ऑनलाइन में जो सारी चीज़ें हमें वीडियोस तैयार करनी होती हैं, नोट्स बनानी होती हैं, वैसे सामने होते हैं तो बच्चे उनको इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है कि हाँ टीचर सामने खड़े हैं तो बताने में, और वो थोड़ा शरारत भी कम करते हैं। अब यहाँ से हम बैठ कर देख पा रहे हैं। अब जैसे अगर कोई 5 से 6 बच्चे हों एक क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो कॉलिंग पे आप लेकर उन्हें क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके क्लास में बच्चे ज़्यादा हैं, क्वांटिटी ज़्यादा है, 30 है, 30 प्लस है, 40 हैं, तो उसमें क्या वीडियो कॉल पे लेने का मतलब क्या हुआ, आपको बड़ा डेस्कटॉप चाहिए। अच्छा, ऐसे में दिक्कत पहले जैसे क्या बड़ी बात है कि ज़्यादा आसानी ऑफलाइन पढ़ाने में है कि ऑनलाइन?
ऑफलाइन में आसानी ज़्यादा होती है उसमें। जी, ऑफलाइन में मसला क्या है, वो बच्चों को देखिए पढ़ाए किस लिए जाते हैं, बच्चों को समझ में आए, जी। यही हमारा मकसद होता है पढ़ाने का। ठीक है, अब ऑफलाइन में ये होता है कि बच्चे हमारे अंडर में होते हैं, हमारे नज़र के सामने होते हैं कि कौन सी एक्टिविटी कौन बच्चा कर रहा है। ठीक है, अब ऑफलाइन में हम थोड़ी देख पाते हैं, ऑफलाइन में घर में बच्चे क्या कर रहे हैं। अभी बहुत सी न्यूज़ बहुत सी खबरें मिली हैं कि बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप को क्या कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस है, मोबाइल लेके बैठ जाते, कहीं कहीं क्या कर रहे हैं, दोस्तों से चैटिंग कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहा है, कोई वीडियोस देख रहा है, तो यहाँ से टीचर बैठे बैठे नहीं देख सकते। अब इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके चैनल के ज़रिए से जो ये ऑनलाइन क्लासेस है तभी सक्सेस हो सकती है विद जब तक कि गार्जियन क्या करेंगे, उनकी हेल्प ना करेंगे। अच्छा, बच्चों की हाँ, बच्चों की हेल्प करेंगे तभी जाके वो जो ऑनलाइन क्लासेस है वो सक्सेस हो। किस तरीके की हेल्प? जैसे कि कुछ बच्चे जो होते हैं माँ बाप को मोबाइल, जैसे मैंने बताया अभी, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, कोई दूसरा काम पढ़ने के बजाय बल्कि क्या दूसरा काम करने लगते हैं। तो गार्जियन अगर वहाँ पे उन पर निगरानी करेंगे, उन पर उनको गाइड करेंगे कि नहीं गेम नहीं खेलना है, ये नहीं करना, तुम सिर्फ क्लास करो अभी, तो इस तरीके से तो हो सकता है जो बच्चे 0% या फिर 5% सीख रहे हैं ऑनलाइन से, जब गार्जियन की निगरानी में वो काम करेंगे हो सकता है कम से कम 20% सीख जाएं। अब 5% से बेहतर तो 20% रहेगा ना। तो इस तरीके से अगर गार्जियन क्या करें, बच्चों की अपनी निगरानी रखें। ठीक है, अब मैं सारे गार्जियन को नहीं कर रहा, बहुत से गार्जियन जो हमारे स्कूल में है वो मैं मानता हूँ कि वो क्या करते हैं, अपने बच्चों पे निगरानी रखते हैं, जिसकी वजह से क्या वो बच्चे क्या होते हैं, अच्छे होते हैं पढ़ने में। तो और कुछ तो नेचुरल होते हैं बच्चे, उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। एक जो इलेक्शन आ रहा है हमारा 3 महीने में ख़त्म ही हो जाएगा, उसको एक टीचर एज अ टीचर आप कैसे देखते हैं और एज अ जनता आप कैसे देखते हैं? एज ए टीचर देखिए क्या करना है, देखिए टीचर अभी सारी चीज़ें को जो बताता है, ज़ाहिर रूल्स और रेगुलेशन, जैसे अभी आप क्लास 9 के सब्जेक्ट में मैंने अभी फ़िलहाल पढ़ाया है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स जो है, उसमें सारी चीज़ें जो है कैंपेनिंग का है, कैंडिडेट का है, किस तरीके से कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है, किस तरीके से लोकसभा राज्यसभा या किस तरीके से वहाँ पे जो लोकसभा के मेंबर उनको सिलेक्ट, सारी चीज़ें एक प्रोसेस होता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है जी। वो उस तरीके से बताया जाता है। ठीक है, तो आप बच्चों को यही बताया जा रहा है कि आप क्या करें, एक जो साफ़ सुथरी पॉलिटिक्स होती है उस तरीके से आप क्या करें, पॉलिटिक्स को देखें। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे इलाकों में आप लोग देखते होंगे, आप लोग ज़्यादा घूमते होंगे, मैं तो ज़्यादा नहीं जा पा रहा क्योंकि स्कूल के बाद मेरा ट्यूशन भी रहता है, इसीलिए नहीं। तो अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी पॉलिटिक्स जो होती हैं वो माइंड गेम से खेली जाती हैं, लोगों के दिमाग से खेली जाती है, वहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से खेली जाती है। जैसे अभी आपने इनसे सवाल किया कि जो गठबंधन किया जा रहा है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे ज़रूरत है हमें, तो वो ज़रूरत की है क्योंकि जो जैसे ये वकास भाई साहब ने कहा कि हमारा जो 140 सीटें हैं उस पर मुसलमान का वोट बैंक ज़्यादा है, तो वो सिर्फ जो हो गठबंधन किया जाता, कोई भी पार्टी हो तो वो वोट बैंक के लिए करती है। बात बताएं, टीचर होने के नाते आप पहले गुरु होते हैं हर बच्चे के जी, ये बताएं क्यों ऐसा क्या होता है कि हर घर में या तो डॉक्टर निकलते हैं या साइंटिस्ट निकलते हैं हर क्लास से, आखिर क्यों होता है कि पूरे स्कूल से 1 या 2 पॉलिटिशियन निकलता है, ऐसा क्या वजह है? क्योंकि अगर भारत को कोई भी एक सही रास्ते पे ला सकता है तो वो पॉलिटिशियन है, अगर अच्छा हुआ तो, जो कि हमारे देश में कमी है। लेकिन टीचर ऐसा क्यों नहीं करते कि वो डॉक्टर इंजीनियर की जगह राजनेता देते, अच्छे राजनेता? ये तो टीचरों की कमी है कहीं ना कहीं। देखिए अब ये इंटरेस्ट की बात होती है। जैसे कि हम लोग छोटे थे, जैसे हमारा बैकग्राउंड में इतनी फैमिली नहीं थी कि आप लोग क्या सिलेक्ट करना है आपको, तो वो जो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, मेन जो मुद्दा होता है कि बच्चों को बताया जाए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वही ज़्यादा चीज़ें करें। जैसे बहुत से लोगों का इंटरेस्ट क्या होता है, खेल कूद में, तो स्पोर्ट्स में होता है, तो वो स्पोर्ट्स में सिलेक्शन कर लेते हैं। बहुत से बच्चों का जैसे क्या डॉक्टर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, वो वहाँ पे सिलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, जिनका इंटरेस्ट होता है हम उसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब जैसे कि कोई चीज़ हम किसी बच्चों पे थोपना नहीं चाहते थे, उस पर बर्डन नहीं डालना चाहते। लेकिन बता तो सकते हैं कि बच्चों देखो ये स्कोप है, पूरा लाइफ में इतना है, लेकिन वो तो स्कूल में एक्सप्लेन किया जाता है कि देखिए डॉक्टरी करेंगे तो ये स्कोप आपके पास है, टीचर जाएंगे तो ये स्कोप आपके पास है, पॉलिटिशियन बनना चाह रहे हैं कि ये स्कोप आपके पास है। अगर जैसे पॉलिटिशियन से मैं ज़्यादा फोकस देता हूँ कि आप क्या करें, ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करें।
मैं अपने बच्चों को ज़्यादातर यही सपोर्ट करता हूँ, किसी भी फील्ड में रहें आप, जी। चाहे पॉलिटिशियन बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, चाहे आप एक नॉर्मल लाइफ जिए, चाहे आप इनमें से कुछ नहीं बन कभी पाए। भी सर आप अपने क्लास में ना ऐसे बातचीत करते हुए किसी से भी पता करेंगे ना पूरे क्लास में, तो 100 में से 95% लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। हालांकि डॉक्टर और इंजीनियर बन तो कोई नहीं पाता, लेकिन डॉक्टर की जगह मरीज हर कोई बन जाता है। लेकिन आप कभी ऐसा नहीं कि सर मैं पॉलिटिशियन बनूंगा, सर मैं ट्रैवल फोटोग्राफर बनूंगा, सर मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। जो थर्ड स्कोप या फोर्थ स्कोप है हमारे लाइफ में, सिर्फ यही 2 टारगेट थोड़ी है, काफ़ी है। लेकिन बच्चे बस यही 2 के बारे में जानते हैं। कहीं ना कहीं ये टीचरों की कमी है सर। नहीं, बच्चों के फोकस देखिए, जो मेन मुद्दा होता है वो सोशल होता है, सामाजिक जो ज़िंदगी होती है जो वो ऑब्ज़र्व करते हैं। अब जैसे कि हम सब ऑब्ज़र्व करते हैं, आप इधर उधर न्यूज़ चैनल से क्या करते हैं, माध्यम से आप इधर उधर ऑब्ज़र्व करते हैं कि लोग कैसे रहते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। तो उसी तरीके से बच्चे भी क्या करते हैं। तो अभी देखिए वो क्या होते हैं, ज़्यादा उम्र नहीं, अभी उन्हें खुद जो फ़ैसला लेना होता है वो नहीं ले पाते। अभी देखिए हाई स्कूल में बच्चे की उम्र कितनी होती है, 14 से 15 साल होती है। अब उनको डिसीज़न लेना होता है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से जो आसपास के पड़ोस लोग होते हैं उनसे क्या करते हैं, पूछते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो उनसे पूछते हैं कि किस फील्ड में जाना चाहिए हमें, किस में ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, तो ख़ास तौर से मेरा यही मुद्दा होता है कि आप ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करें जी। कोई भी फील्ड सेलेक्ट करिए, उसमें ना हो पाए वो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, नॉलेज होना आपके लिए ज़रूरी है। तो पॉलिटिशियन मैं वो भी बताता हूँ, अभी जैसे कि मैंने बताया था कि सिविक्स में मैंने पढ़ाया था अभी, तो उसमें मैंने क्लास पे सबसे पूछा था तो तकरीबन सारे लोगों ने क्या इंटरेस्ट नहीं थे, 1 ही 2 बच्चे थे जिन्होंने क्या इंटरेस्ट दिखाया था। तो अब जैसे अभी यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते जैसे अभी ये सिबली कॉलेज है, देख ले रहे हैं जी। आप लोग, अगर वहाँ पे गए होंगे तो वहाँ पे ज़्यादा देखें बच्चे लोग क्या पॉलिटिक्स में जाने की कोशिश करते हैं। जो ये हमारे क्या कॉलेज का जो इलेक्शन होता है वो होता है, फिर उसके बाद जो कई पार्टियाँ आती हैं, रैलियाँ वगैरह होती हैं, तो उसमें नौजवान क्या होते हैं ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं अभी। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो बच्चे स्कूल में ज़्यादा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, भी जो हायर स्टडीज़ के लिए आगे नहीं गए हुए हैं, वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। जहाँ वो हायर स्टडीज़ के लिए क्या किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं, जी। इंटर होते हैं, तो उनका धीरे धीरे इंटरेस्ट क्या होता है, पॉलिटिक्स में हो जाता है। बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या इधर उधर क्या जा पाते हैं। ज़्यादातर क्या देखते हैं कि आप लोग नेता बनने की कोशिश करते हैं, बच्चों को क्या चाहिए, फेम चाहिए कि जाने लोग मुझे। इसीलिए देखते होंगे कि जब आजमगढ़ का इलेक्शन होता है तो आप लोगों ने अगर वहाँ पे रिपोर्ट की होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं पॉलिटिक्स में जाने के लिए। लोग क्या करते हैं, जब रैलियाँ कहीं भी, किसी भी रैली जो जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, जैसे अभी हाल ही में यहाँ पर गुरैनी में MIM के जो वैसे साहब आए हुए थे, तो उसमें ज़्यादातर नौजवानों ने क्या हिस्सा लिया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि नौजवान भी हिस्सा पॉलिटिक्स में ले रहे हैं अभी। चलिए सर, बात करने के लिए हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करने के लिए हमारा नहीं, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। और ये ऐसी महफिल अगर आप भी बैठा सकते हैं तो हमें बुलाइए विदाउट कोई कॉस्ट। और सिर्फ यहाँ पे तो 3 ही लोगों से बात करते हुए काफ़ी समय हो गया। चलिए बहुत ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।